50 से ज़्यादा लड़कियों महिलाओं से संबंध बनाने वाला लेडी किलर आर्मी मैन बनकर जाल में फंसाता था, फिर रेप करके उन लड़कियों महिलाओं को हत्या कर देता था। सुबह 7 बजे के करीब एक महिला का फ़ोन बजता है। सामने से आवाज़ आती है, भाभी जी मेरी पत्नी रोशनी फ़ोन नहीं उठा रही है, उससे बात करवा दीजिए। महिला अपनी बेटी यानी सुंदरी को पड़ोस में किराए पर रहने वाले विक्रम के घर भेजती है। सुंदरी विक्रम के घर पहुंचती है तो गेट खुला होता है। अंदर जाकर देखती है कि रोशनी बेड पर है, उसने कंबल ओढ़ रखी है। सुंदरी 3-4 बार आवाज़ लगाती है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सुंदरी वापस अपने घर आ जाती है और फ़ोन पर मौजूद विक्रम को कहती है कि रोशनी आंटी अभी सो रही है। इस पर विक्रम फ़ोन काट देता है और करीब 3 घंटे बाद विक्रम दोबारा फ़ोन करता है। सुंदरी दोबारा उसके घर जाती है। इस बार रोशनी को जगाने के लिए कंबल हटाती है। कंबल हटाते ही सुंदरी की चीख निकल जाती है। बेड पर रोशनी नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी होती है, मुंह में झाग और गले में फांसी का फंदा। जयपुर पुलिस ने इस केस इन्वेस्टिगेशन किया तो सामने आया कि साइको क्रिमिनल 26 साल का विक्रम उर्फ मिंटू बैरवा विक्रम ने भारतीय सेना का जवान बनकर 50 से ज़्यादा युवतियों महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, कई नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप किया, कुछ का मर्डर भी कर दिया। रोशनी के मर्डर की जांच करधनी थाना पुलिस कर रही थी। मकान मालिक राजेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने मकान का ये पोर्शन दौसा जिले के धर्मपुरा गांव के रहने वाले विक्रम उर्फ मिंटू बैरवा को किराए पर दिया था। यहाँ वो उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली अपनी पत्नी रोशनी के साथ रह रहा था। राजेंद्र ने बताया कि एक दिन पहले ही मोबाइल शॉप चलाने वाले उसके भाई कैलाश यादव ने विक्रम को कंधे पर बैग लटकाए जाते देखा था। पुलिस ने विक्रम बैरवा को कॉल पर उसकी पत्नी की मौत के बारे में जानकारी दी और जल्द से जल्द आने को कहा। विक्रम ने पुलिस को कहा कि वो जल्द ही से जल्द आ रहा है। इधर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में रहने वाली रोशनी की मां को भी जानकारी देते हुए जयपुर बुलाया। काफ़ी इंतजार के बाद भी विक्रम नहीं आया। हर बार फ़ोन पर कह रहा था कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। आखिर में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और फिर ऑन ही नहीं हुआ। पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया। विक्रम तो नहीं आया लेकिन उत्तर प्रदेश से रोशनी की मां सूरज देवी और उसकी बहन सीमा वर्मा जयपुर पहुंची। उन्होंने जो पुलिस को बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि रोशनी की बड़ी बहन सीमा चंडीगढ़ में रहती है और रोशनी भी कभी कभी वहां आती थी। वो वहां सपा सेंटर्स में काम भी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात विक्रम बैरवा उर्फ मिंटू से हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई थी। इसके बाद दोनों फ़ोन पर बात करने लगे थे। रोशनी ने विक्रम को बताया कि उसके पिता पुतीलाल मर्डर के किसी मामले में जेल में बंद है। विक्रम रोशनी के गांव गया और वहां उसकी मां सूरज देवी को भरोसा दिलाया कि वो उनके पति की जमानत करवा देगा। उनसे उन्हें झांसे में लेते हुए करीब 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवर के लिए और रोशनी को लेकर जयपुर आ गया। कुछ दिन तक तो वो रोशनी के साथ अलग अलग जगहों पर रहा। इसके बाद 4 जनवरी 2022 को उसने निवारू एरिया स्थित आर्मी नगर में राजेंद्र यादव के मकान में एक पोर्शन किराए पर लिया था। यहाँ वो रोशनी के साथ लिव इन में रह रहा था। वहीं आस पड़ोस में सभी लोगों को रोशनी को खुद की पत्नी बताता था। रोशनी की हत्या के बाद विक्रम मुंबई चला गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ दिन वहां रुकने के बाद वह उत्तर प्रदेश गया, फिर राजस्थान आ गया। वह भिवंडी में एक मेले में भंडारे में सेवा करने लगा, वहीं रहने लगा। इसी दौरान उसने मेले में दर्शन करने आए अलवर के टप्पू कड़ा के पति पत्नी को अपनी बातों में फंसा लिया और पत्नी से गहरी दोस्ती कर ली। विक्रम ने दंपति को बताया कि वह आर्मी में है और किसी काम से अलवर के टप्पू कड़ा आया हुआ है। दंपति झांसे में आ गए और विक्रम को अपने घर ले गए। इस दौरान विक्रम ने विवाहिता से फिजिकल रिलेशन बनाए। दंपति के घर ठहरकर फरारी काटते समय गलती से उसका फ़ोन ऑन हो गया। पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस की पूछताछ में विक्रम ने बताया कि मैंने अब तक 50 से ज़्यादा युवतियों और महिलाओं से संबंध बनाए हैं। यह मेरा शौक है। इसे पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैं करीब घर की ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता था जिनसे परिवार ने नाता तोड़ लिया हो या उनका परिवार ही ना हो। इन लड़कियों महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए मैं उनसे सामने भारतीय सेना का जवान और अफसर बनकर रहता हूं। तत्कालीन करधनी थाना एसएचओ बनवारी लाल मीणा ने बताया कि विक्रम ने पुलिस को बताया कि वो होटलों में जाता था और वहां स्टाफ से लड़कियों की फरमाइश करता था। इसी दौरान एक होटल में एक रात उसे रोशनी मिली थी। यहाँ उसने रोशनी से संबंध बनाए और उसे खुद के आर्मी में होने की बात कहकर इम्प्रेस कर लिया। उसने रोशनी से मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी थी। विक्रम ने पुलिस को बताया कि रोशनी से हुई बातचीत में ही उसे पता चला था कि उसका पिता मर्डर के मामले में जेल में बंद है। उसकी जमानत करवाने के बहाने वो उत्तर प्रदेश में रोशनी के गांव भी गया और वहां रहा। यहां उसने रोशनी की मां को भी इम्प्रेस कर लिया। जमानत के लिए उसने उनसे रुपए और गहने भी ले लिए थे। इसके बाद वो रोशनी को जयपुर ले आया। थोड़े दिन साथ रहने के बाद विक्रम की असलियत रोशनी के सामने आ गई। इसके चलते उसने दोबारा से स्प्रा और होटलों में जाना शुरू कर दिया। विक्रम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। 23 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे ही तैयार होकर रोशनी स्पा जा रही थी। विक्रम ने उससे जाने से मना किया, वो नहीं मानी। दोनों के बीच विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद ही विक्रम ने आवेश में आकर रोशनी का गला दबा दिया। वो चिल्लाती उससे पहले ही विक्रम ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। दम घुटने से थोड़ी देर बाद रोशनी की मौत हो गई। इसके बाद विक्रम ने बड़े ही सातिराना तरीके से रोशनी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और उसकी लाश को बेड पर लिटाकर कंबल से ओढ़ा दिया। इसके बाद घर का दरवाज़ा खुला छोड़ चुपचाप बाहर निकल गया। विक्रम ने पुलिस को बताया कि रोशनी के मर्डर का प्लान उसने पहले ही बना लिया था। इसी के चलते वो घटना के एक दिन पहले पड़ोसियों और मकान मालिक के भाई कैलाश यादव से मिला। उनसे सभी को बहन के गृह प्रवेश में जाने की बात बोली थी और सभी को घर से बाहर जाते हुए मिला था। इसके बाद देर रात चुपके से वापस घर लौट आया और सुबह रोशनी की हत्या कर दी। तत्कालीन एसएचओ बनवारी लाल ने बताया कि पूछताछ में विक्रम ने अप्रैल 2021 में ग्वालियर एमपी में भी अपने एक साथी के साथ लड़की की हत्या की वारदात कबूली है। जयपुर में रहने वाली अहमदाबाद की पूजा शर्मा नाम की लड़की को वह ग्वालियर ले गया था। वहां उसके साथ रेप किया और मर्डर कर दिया। शव को ट्रेन की पटरी पर डाल दिया था। पूछताछ में सामने आई मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल के लिए ग्वालियर पुलिस तब जयपुर में भी आई थी। पूजा शर्मा नाम की कोई गुमशुदगी नहीं मिलने और ग्वालियर में ऐसी कोई लाश नहीं मिलने से इस मामले का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। तत्कालीन एसएचओ बनवारी लाल ने बताया कि 2019 में अलवर के सदर इलाके में आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवती से गैंगरेप किया था। उस मामले में भी वो फरार था। विक्रम ने पूछताछ में बताया था कि वो जब बचपन में अपने गांव दौसा के धर्मपुरा जाता था तो वो अक्सर देखता था कि लड़कियां और महिलाएं सेना के जवान और पुलिस अफसरों से बहुत इम्प्रेस होती हैं। लड़कियों से दोस्ती करने और इम्प्रेस करने के लिए विक्रम ने आर्मी जैसी हेयर स्टाइल कर ली। इतना ही नहीं, बातचीत का लहजा भी आर्मी मैन जैसा बनाने की कोशिश की। किसी से मिलता तो जय हिंद कहकर अभिवादन करता। विक्रम ने मुंबई, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में काम किया। इस दौरान वह अपने आप को आर्मी अफसर बताता था। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के जरिए उसने कई लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती की, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे उसका ये शौक खतरनाक होता चला गया और वो पोल खुलने के डर से उन लड़कियों की हत्या तक करने लग गया था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि रोशनी की हत्या के बाद अलवर के टप्पूकड़ा जिस विवाहिता ने उसे अपने घर में पनाह दी और उससे प्यार तक करने लगी थी, वो उसे भी मारने वाला था। हालांकि वो वारदात अंजाम देता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के बाद विक्रम को जेल भेज दिया गया है। अभी वो जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है और न्यायालय में अलग अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। सरकारी नौकरी लग जाए और प्रेमी के साथ रह सके, इसलिए पत्नी ने अपने ही भाई से करवा दी अपने ही पति की हत्या। रेलवे क्वार्टर में सो रहे कर्मचारी की चाकू से गला रेत कर हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को निरुद्ध किया है। रेलवे क्वार्टर में सो रहे कर्मचारी की चाकू से गला रेत कर हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को निरुद्ध किया है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि केशव राय पाटन निवासी शंभूलाल भील, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करता था और रेलवे क्वार्टर में पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। 30 मई की रात शंभूलाल अपने कमरे में सोया हुआ था। रात करीब 2:30 पर अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर शंभूलाल के गले पर चाकू से वार किया। हड़बड़ाहट में शंभूलाल उठा और पास में सो रहे अपने बड़े बेटे को जगाया। शंभू ने हमलावर का पीछा भी किया, लेकिन बेहोश होकर गिर गया। गले की नस कट जाने से खून ज़्यादा बहने से उसकी मौत हो गई थी। 1 माह से बना रहे थे हत्या की योजना। एसपी ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया है कि मृतक की पत्नी मंजू, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, बेरोजगार भाई मनीष, जिसकी उम्र 26 वर्ष, उनके साथ ही रहता था। मंजू के रामकेश से प्रेम संबंध भी थे। पति की आए दिन कहासुनी से परेशान मंजू के भाई ने साथ मिलकर हत्या करने की साजिश रची ताकि उसे अनुकंपा, नौकरी, प्रॉपर्टी, बीमा राशि और मनीष ने शंभूलाल के नाम पर 8 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था, वो माफ़ हो जाए। साथ ही प्रेमी के साथ रहने का रास्ता भी साफ हो सके। दोनों भाई बहन 1 माह से हत्या की साजिश रच रहे थे। 15 दिन पहले मंजू के प्रेमी रामकेश ने इंद्रगढ़ मंडी से सल्फास की 10 गोलियां लाकर दी थी, लेकिन आरोपियों का दावा नहीं लगा। 5 लाख की दी थी सुपारी। एसएसपी संजय शर्मा ने बताया कि मंजू ने भाई मनीष के माफर्त मोनू, फरदीन खान एवं एक नाबालिग को शंभू की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। एडवांस के तौर पर 68,000 रुपये भी दिए। घटना की रात क्वार्टर के गेट मंजू ने ही खोले थे। पैसे मिलने के बाद तीनों ने मिलकर शंभू की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी कैटरिंग का काम करते थे। मनीष ने भी पहले कैटरिंग का काम किया था, इसलिए वह तीनों को जानता था। पूछताछ में सामने आया है कि मंजू के प्रेमी रामकेश ने हत्या के बाद आरोपियों की इंद्रगढ़ में फरारी काटने की जिम्मेदारी ली थी। हत्या के बाद तीनों आरोपी इंद्रगढ़ गए थे। वहां से चौथ का बरवाड़ा चले गए। वहां से वापस कोटा आए। मोनू एवं फरदीन वापस आकर जयपुर चले गए। पुलिस ने हत्या के आरोपी मंजू बूंदी जिले के लखेरी नयापुरा निवासी मनीष, इंद्रगढ़ निवासी रामकेश एवं इंदिरा गांधी नगर कोटा निवासी मोनू एवं फरदीन खान को गिरफ्तार किया है। इसमें मोनू, फरदीन खान को बेपर्दा गिरफ्तार कर नाबालिग के निरुद्ध किया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद विदेशी गर्लफ्रेंड लगाती थी लाखों का चूना। मॉडल्स ऑपरेडी का पुलिस ने किया खुलासा। हापुड़ पुलिस ने रविवार को 2 विदेशी नागरिक और भारतीय महिला सहित 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी रसीद और नकदी भी बरामद की है। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ पुलिस ने रविवार को ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही गैंग के 2 विदेशी नागरिक और भारतीय महिला सहित 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी रसीद और कैश बरामद किया है। हापुड़ पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की और महिलाओं के काल्पनिक नाम से आईडी बनाकर भारत के लोगों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन पैसों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस गैंग के नाइजीरिया में रहने वाले 2 विदेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए विदेशी साइबर ठगी
ने पूछताछ में बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों के काल्पनिक नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर अपनी पहचान छिपाकर भारत के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते थे। जो व्यक्ति हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, फिर हम उससे मैसेंजर पर मैसेज कर दोस्ती कर लेते हैं। फिर हम लोग अपने आप को भारत में घूमने आना और उस व्यक्ति से भारत में आकर मिलना बताकर उसे विश्वास में लेकर भारत में आने की तारीख बताकर पूर्ण विश्वास में ले लेते थे। उस व्यक्ति को जिस तारीख में भारत में आने के लिए बताते थे, उस तारीख हम लोग विदेशी नंबरों से उसे व्यक्ति को फर्जी मर्सी केस से व्हाट्सअप करते थे। फिर उस व्यक्ति की मर्सी केथ कहती थी कि मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर आ गई हूँ, आपके लिए यूए डॉलर, आईफोन आदि सामान गिफ्ट ले आई हूँ। यह सामान एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। कस्टम विभाग वाले सामान की फीस मांग रहे हैं और फ़ोन को काट देते थे। इससे तुरंत बाद ठग कस्टम डिपार्टमेंट का कर्मचारी या अधिकारी बनकर उस व्यक्ति को कॉल करते थे और उस व्यक्ति से कहा जाता था कि तुम्हारी दोस्त के पास से यूएसए डॉलर, महंगा आईफोन आदि सामान मिला है, जिसकी आपको करेंसी चेंज करने और आईफोन की 10% फीस लगेगी। उस व्यक्ति से फीस लेने के बाद जब व्यक्ति उनकी बातों में फंसा रहता था तो तब वह लोग मनी एक्सचेंज आदि के नाम पर बार बार पैसे लेते रहते थे और विश्वास दिलाने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली की फर्जी रसीदें व्हाट्सएप पर भेज देते थे। पकड़े गए तीनों आरोपी नाइजीरिया निवासी पीटर उर्फ डेविड और माइकल डिनो ओवेड और मर्सी केथ पत्नी माइकल डिनो एक्सटेड। पुलिस के तीनों आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और लैपटॉप, 1520 रुपये की नकदी एवं फर्जी रसीदें बरामद की है। इस मामले में एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना पिलखुआ में साइबर फ्रॉड से संबंधित एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वादी ने बताया था कि फेसबुक पर महिला बनकर किसी ने दोस्ती की, फिर उससे बताया कि वह कैलिफोर्निया से बात कर रही है और वह पीड़ित से मिलने भारत आना चाहती है। फिर उन्होंने बताया कि वह भारत आ चुकी है और उसे कस्टम विभाग ने सामान के साथ पकड़ लिया है। यह सब बात करके पीड़ित से करीब 1 लाख रुपए की ठगी की गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी महिला के द्वारा पीड़ित से चैट की गई थी। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए। उनमें 2 नाइजीरिया मूल के निवासी हैं और 1 भारतीय महिला हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ इसी तरह ठगी करते थे। आरोपियों के पास से फर्जी वीज़ा और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी बरामद हुई है। कागजातों की जांच की जा रही है। प्रेमी से शादी के लिए षड्यंत्र, पड़ोसी के 8 माह के बेटे की किया अपहरण, बेचने की थी प्लानिंग, पुलिस ने दबोचा। संभल जिले की पुलिस ने बुधवार को एक मामले में अनोखा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि संभल में शादी रचाने के लिए एक युवक और युवती ने 8 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया था। दोनों प्रेमी प्रेमिका मासूम बच्चे को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। उस पैसे से शादी कर गुजर बसर करने की योजना बना रखी थी। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8 माह के अपहत बच्चे को बरामद कर दोनों आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि यह पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय का है। रियाजुल ने बीते 13 मई को अपने 8 माह के बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद एसपी ने इस मामले को लेकर एक टीम गठित की थी। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 माह के बच्चे को बरामद कर लिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शहनवाज और मंतासा आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ही शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों के परिजन उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों ने प्लान बनाया था कि रियाजुल के 8 माह के बेटे मोहम्मद साजेब को उसके घर से अपहरण कर बेच दिया जाए। लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दोनों को गिरफ्तार कर उनकी मंशा पर पानी फेर दिया।
पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी मंतासा ने बताया कि वह असमोली के गांव के ओवरी की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में वह रियाजुल के घर के पास किराए के मकान पर रहती हैं। करीब 4 माह से उसका रियाजुल के घर पर आना जाना था। इस दौरान परिवार के लोग उससे घुल मिल गए, जबकि रियाजुल का 8 माह का बच्चा भी उसके साथ हंसता खेलता था। योजना के मुताबिक वारदात वाले दिन मंतासा ने चंदौसी निवासी अपने प्रेमी शहनवाज को फोन करके बुलाया और मासूम का अपहरण कर दोनों फरार हो गए। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबलपुर डबल मर्डर के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। 2 दिन पहले प्रेमिका हुई थी गिरफ्तार। दोस्तों ये खबर जबलपुर की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी 16 साल की प्रेमिका की बराबर भूमिका रही थी। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले हरिद्वार से नाबालिग प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया था। उसको अंदेशा था कि कहीं प्रेमिका, पिता और भाई के डबल मर्डर का दोस्ती उसे न बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के सामने गुरुवार की रात सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए पिता और बेटे के डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल मृतक की नाबालिग बेटी को भी पुलिस ने 2 दिन पहले हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार पिछले 80 दिनों से भाग रहे दोनों आरोपी थक हार कर कानून के जाल में फंस गए। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका की बराबर की भूमिका थी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही हरिद्वार में नाबालिग प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया था। उसको अंदेशा था कि कहीं प्रेमिका, पिता और भाई के डबल मर्डर का दोषी उसे न बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के सामने गुरुवार की रात को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि सितंबर महीने में मृतक राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह के खिलाफ सिविल लाइन थाने में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ उसके पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा था। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा अपनी नाबालिग बेटी को इटारसी में रिश्तेदार के घर भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रेमी मुकुल सिंह के संपर्क में बनी हुई थी। मुकुल सिंह को भी इस बात का भय था कि राजकुमार विश्वकर्मा अपनी नाबालिग बेटी से बयान दिलवाकर पॉक्सो एक्ट में उसे जेल दिलवा देगा। कई महीनों की प्लानिंग के बाद 14 मार्च की रात के आसपास आरोपी मुकुल सिंह मिलेनियम कॉलोनी स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के फ्लैट में पहुंच गया और अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उनका कत्ल कर दिया। इसी बीच नाबालिग प्रेमिका का 8 साल का भाई तनिष्क अपने पिता को बचाने के लिए आया तो मुकुल सिंह ने धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शव को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वे डर गए। इसके बाद उन्होंने दोनों शव को पॉलिथीन में पैक किया और शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। आरोपियों ने घटना के बाद खून साफ किया और घर में अगरबत्ती जला दी ताकि शव की बदबू आसपास न फैले और सुबह होते ही दोनों फरार हो जाएं। फिर दोनों आरोपी ने देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे और जब पैसे खत्म हो गया तो हरिद्वार के एक आश्रम में शरण ले ली। अब इस हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दोनों ने हत्या करना कबूल किया है। हत्या के पीछे मुख्य मकसद प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाने का था, लेकिन इस चक्कर में भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। एसपी आदित्य प्रताप ने बताया कि दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकुल सिंह की योजना एक कुख्यात अपराधी की तरह थी। मुकुल के इरादे बेहद खतरनाक थे। हत्या का सिलसिला पिता तक रुकने वाला नहीं था। मुकुल के इरादे थे कि उसे 5 लोगों को मौत के घाट उतारना है। इसीलिए मुकुल ने अपने सीने पर 5 नरमुंड वाली शैतान टैटू भी बनवा रखा था। अब इस सब के पीछे बड़ी वजह यह थी कि मुकुल के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने रेप के मामला में जेल पहुंचा दिया था। इसलिए मुकुल के सीने में बदले की आग जल रही थी।
मुकुल ने जेल से छूटने के बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसमें पहला नंबर प्रेमिका का पिता था। दूसरा प्रेमिका की रिश्तेदार महिला थी जो प्रेमिका से बातचीत करने के लिए रोकती थी। तीसरा एक पड़ोसी था जो अक्सर मुकुल को उसकी हरकतों के लिए टोकता था। चौथा एक महिला एएसआई भी थी जिसने रेप के मामले में जांच की थी। और पांचवा आखिरी नंबर खुद प्रेमिका का था। मुकुल को डर था कि प्रेमिका भी उसके खिलाफ रेप के मामले में बयान दे सकती है। रिटायर आईएएस की पत्नी के मर्डर केस में खुलासा, दोनों ड्राइवर समेत 3 लोगों ने दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस के मुताबिक रिटायर आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर समेत 3 लोगों ने उनके घर में लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया था। इस पूरे कांड में अधिकारी के दोनों ड्राइवर रवि और अखिलेश के साथ तीसरा साथी रंजीत भी शामिल था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में रिटायर आईएएस अफसर की पत्नी के मर्डर केस के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर समेत 3 लोगों ने उनके घर में लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया था। इस पूरे कांड में अधिकारी के दोनों ड्राइवर रवि और अखिलेश के साथ तीसरा साथी रंजीत भी शामिल था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अखिलेश को मुठभेड़ में गोली लगी है। इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने घर में लाखों की ज्वेलरी लूट के इरादे से अधिकारी देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या की थी। इसके बाद वह घर में रखे लॉकर से करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। वारदात वाली सुबह आरोपी रवि गाड़ी में देवेंद्र नाथ दुबे को गोल्फ क्लब लेकर गया था, जबकि उसके दूसरे ड्राइवर अखिलेश ने अपने साथी रंजीत के साथ घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। मृतक मोहिनी दुबे अखिलेश को देखकर ही घर का गेट खोला था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, अखिलेश ने रंजीत के साथ मिलकर मोहिनी का गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर में रखी ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निसंदेही पर लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गाजीपुर में कुछ दिन पहले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी की हत्या उनके घर पर हुई थी, जिसके चलते मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच पड़ताल शुरू की गई तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अखिलेश ने बताया कि उसने ज्वेलरी और कुछ अन्य सामान एक बैग में करके कुकरेल पुल की झाड़ियों में छिपा दिया था, जिसके चलते पुलिस बैग को रिकवर करने के लिए मौके पर आरोपी के साथ पहुंची। अखिलेश ने उस बैग में एक तमंचा छुपा कर रखा था। अखिलेश ने तुरंत बैग से तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया, जिसके चलते एक हेड कांस्टेबल को चोट लगी है। उनको अस्पताल में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें अखिलेश को भी चोट आई है और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा बैग का निरीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या में पैसे और गहने की लूट के लिए की गई थी। बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे देवेंद्र दुबे अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने निकल गए थे। करीब 10 बजे देवेंद्र दुबे गोल्फ खेलकर वापस लौटे तो घर में दरवाजे खुले थे। पत्नी किचन और स्टोर रूम के पास पड़ी थी। अमूमन घर में काम करने के लिए सुबह एक नौकरानी आती है, लेकिन आज वह छुट्टी पर थी। घटना की जानकारी देवेंद्र दुबे को घर लौटने पर हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गाजीपुर पुलिस डीसीपी ईस्ट के साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अपराध आकाश कुलहरी भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमों को बुलाया गया। दूध वाले से लेकर घर में काम करने वाले ड्राइवर, माली, नौकरानी सभी से अफसरों ने पूछताछ की।
करीब 4 घंटे की शुरुआती पूछताछ में पता चला कि बदमाशों ने घर के अच्छे से रेकी की थी। बदमाश अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। गौरतलब है कि 1 महीने पहले ही देवेंद्र नाथ दुबे ने मोहिनी दुबे के नाम पर खरीदे गए गोमती नगर के एलडीए की सोसाइटी में 6ठे फ्लोर के फ्लैट को 90 लाख रुपए में बेचा था। इस फ्लैट को बेचने के बाद देवेंद्र नाथ दुबे दूसरा फ्लैट गोमती नगर विस्तार की प्राइवेट सोसाइटी में खरीदने वाले थे। देवेंद्र दुबे उस सोसाइटी में फ्लैट को देख भी लिए थे। पुलिस को शुरुआती जांच में शक था कि आरोपियों को लगा होगा कि घर में मोटा कैश रखा मिलेगा। हालांकि 90 लाख का यह पूरा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से हुआ था। देवेंद्र नाथ दुबे ने पुलिस को बताया कि 90 लाख का पूरा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से हुआ था। घर में कैश रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।